जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमपी क्लासेस। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक में ऊर्जा के स्रोत। सही फिजिक्स है ना। ऊर्जा के स्रोत हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो क्लास 10। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बहुत कम टाइम लेते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ना है ना। इसीलिए हम लोग चलते हैं, बहुत कम टाइम लेते हुए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए क्या है ऊर्जा, क्या है ऊर्जा, हम लोग जानेंगे और समझेंगे जबरदस्त ऊर्जा। आपको पता है, आज हम लोग ऐसे पॉइंट को पढ़ने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड में पूछा है और पूछेगा भी, क्योंकि एनसीईआरटी वाला बुक को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एनसीईआरटी वाला बुक के फ्यूचर आंसर बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में प्रश्न जो आती है वो है एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी बुक से चाहे तो एसएसटी का हो, चाहे तो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, चाहे तो साइंस हो या तो मैथ, एनसीईआरटी बुक को एक बार जरूर से जरूर आप लोग पढ़ें। ठीक है, तो आइए हम आज पढ़ाते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा कहते किसे है। ऊर्जा कहते किसे है ना। ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी की बात करना, एनर्जी। ठीक है, तो पता है कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा हम लोग कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पता है, कार्य करने की, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। देखिए आप लोगों को कोई पढ़ाए होंगे, ऊर्जा से मतलब जो होता है से क्या होता है। ऊर्जा के सही मात्रक जो होता है वो होता है जूल। क्या होता है, ऊर्जा से मात्रक जूल होता है। हम भी बताए होंगे आप लोगों को कि कार्य के सही मात्रक और फिर ऊष्मा का सही मात्रक और फिर क्या ऊर्जा का सही मात्रक। तीनों का क्या होता है सही मात्रक, तीनों का सही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। क्या होता है जी, जूल होता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसमें। देखिए कहता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा के खर्च होने पर ही वस्तु कार्य करती है। ऊर्जा को खर्च होने पर क्या करती है, कार्य करती है। और ऊर्जा कई प्रकार की होती है, ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे में यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ये सब क्या है, ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं। ऊर्जा एक प्रकार के नहीं, ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, है ना। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे में इसमें है, ठीक है, आप देखिए हम लोगों को पढ़ना है ऊर्जा संरक्षण की सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण ये हम लोग पढ़े थे 9वीं क्लास में, है ना। 9वां क्लास के फिजिक्स में हम लोग इसे पढ़े थे। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नाश की जा सकती है। ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित करने का मतलब है कि एक रूप से दूसरे को रूपांतरित किया जा सकता है। किसको, ऊर्जा को। किसको बात कर रहा है, ऊर्जा को, एनर्जी को। ठीक है, अब आइए, इसलिए देखिए ये वाला बहुत जीबीआई वाला प्रश्न है ना, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब है ईंधन। कहता है कि ईंधन ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है। ईंधन ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, तो कहता है कि ऐसे पदार्थ को ईंधन कहते हैं जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करता है। मतलब जलने पर क्या करेगा, उत्पन्न ऊष्मा। जब कोई प्रकाश, जब कोई जलेगा पदार्थ तो जलने पर क्या करेगा, उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईंधन। मतलब ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। कहीं कहीं क्या है, ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है ना। देखिए आप आगे बढ़ेंगे इसमें कि ईंधन का अच्छा स्रोत क्या है।
है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसका गुण में क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे कि उसका एक अच्छा ईंधन है, कैसे पकड़ पाएंगे। ठीक है, देखिए आगे इसमें पढ़ना है। ठीक है, आगे है ना। अच्छा ईंधन वह है, देखिए पहचानना है इसका गुण है। ठीक है, ये वाला पूछता है ना, बोला ठीक है ना, ब्लैक वाला कहता है कि अच्छा ईंधन क्या है, कहता है कि वह जलने पर अधिक ऊष्मा निरुक्त करे। मतलब क्या, वो अधिक जो जलने पर लाइट उसमें हो, प्रकाश होना चाहिए उसमें। ठीक है, और जो आसानी से उपलब्ध हो, जो क्या हो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। और फिर है बोर्ड में, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, उसका भंडार क्या हो, आसान हो, और परिवहन भी क्या हो, आसान हो, ताकि उसको कहीं पे भी जगह से कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान को इसको जाने में क्या हो, एकदम आसान हो, है ना। फिर है फाक में, जिसका दहन पर क्या हो, विषैले उत्पाद पैदा ना हो। मतलब जलने पर वो कोई विषैला मतलब कि पैदा नहीं कर सकता है, ऐसा होना चाहिए, है ना। तीसरा में क्या है कि जो अधिक धुआं उत्पन्न ना करे, है ना, उसमें अधिक धुआं उत्पन्न नहीं कर सकता। ये सब क्या है, अच्छा ईंधन का पहचान है। अच्छा ईंधन में क्या है, सब पहचान है, उसका गुण है। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या है जी, जीवाश्म ईंधन है। कहता है कि क्लोरोवर्ष पृथ्वी सतह में गहरे दबे हुए पौधे और पशुओं के अवशेषों द्वारा जीवाश्म ईंधन बने हैं। आपको पता है कि जीवाश्म ईंधन कैसे बने हैं, तो वहां से लाखों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ है कि बहुत सारा जीव जंतु पेड़ पौधे मरा है ना। तो वो सब मरने में से क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर में दब गया। क्या हुआ है, दब गया, और दबने के बाद निर्माण किसका हुआ, जीवाश्म ईंधन। इसलिए जीवाश्म ईंधन को निर्माण होने में लाखों और करोड़ों वर्ष समय लगा है। समय कितना लगा है, लाखों और करोड़ों वर्ष समय लगा है। ठीक है, कहता है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बन यौगिक के अणु है। अणु किसका है, कार्बनिक यौगिक का एक अणु है। जैसे में कोयला, जैसे में क्या है, कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष टाइम लगा है, तब क्या बना, कोयला। अब पेट्रोल, इसको भी बनने में उतना ही टाइम लगा। और क्या, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ये सब को बनने में कितना समय लगा, इसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष टाइम लगा। कितना टाइम लगा, लाखों करोड़ों वर्ष टाइम लगा। ठीक है, अब आइए आगे। अब कहता है इसी में है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कहाँ हो रहा है, बड़े बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसके वायु प्रदूषण का भी खतरा है। अब इससे क्या है कि हवा प्रदूषण का भी क्या है, एक खतरा बन रहा है। क्योंकि जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्म ईंधन क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। देखिए आपको हम पढ़ाए हैं, एक होता है नवीकरणीय स्रोत, एक होता है अनवीकरणीय स्रोत। देखिए दो गो होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। हम उसे कहते हैं जिसे एक बार उपयोग करने पर पुनः उसका उपयोग किया नहीं जा सकता, उसको क्या कहेंगे, अनवीकरणीय। लेकिन नवीकरणीय में क्या होता है कि जिसको अगर एक बार उपयोग कर लिए तो उसे दोबारा उपयोग किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय। लेकिन अनवीकरणीय इसका उल्टा, सिर्फ और सिर्फ जीवन में एक बार। इसमें जैसे में हवा, मीठी और क्या कर सकते हैं, पानी, ये सब क्या है, नवीकरणीय है। लेकिन इसमें क्या है, अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम, और क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक, ये सब क्या है, अनवीकरणीय।
क्योंकि सबको एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हवा, मिट्टी, पानी और सूर्य की प्रकाश ये सब क्या है? नवीकरणीय है, क्योंकि इसको हम एक बार उपयोग करने पर दोबारा इसको उपयोग किया जा रहा है ना? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या किसका? हवा का नवीकरणीय संसाधन। हाँ, इसका ना, इसका क्या है? असीमित है। इसको कितना? इसका जो भंडार है क्या? असीमित भंडार है। इसको कोई चाहेगा कि खत्म करने के लिए खत्म होने वाला नहीं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन सीमित है। तो इसका अगर असीमित से क्या होगा? सीमित है। असीमित और इसका क्या होगा? सीमित। अभी कैसा भंडार है? सीमित भंडार है। इसे सिर्फ और सिर्फ एक बार उपयोग किया जा सकता है और इसको अनेकों बार, पुनः दोबारा 2-3 बार तो भी रहना चाहिए, याद रखना है इसको, ठीक है? नवीकरणीय कहता है कि इसकी उपलब्धता भी सीमित है। देखो किसका? अनवीकरणीय का क्या है? सीमित है, इसलिए यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। कौन? अनवीकरणीय। सिर्फ कोयला अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेट्रोलियम और क्या प्राकृतिक गैस और जैसे में यहाँ से आता है कि कोयला है तो वहाँ आपका रहेगा नवीकरणीय अनवीकरणीय कि दोनों की नोट। तो क्या करेंगे? अनवीकरणीय मारेंगे, क्या करेंगे? अनवीकरणीय लगाएंगे, ठीक है? कभी कभी आता है कि इनमें से कौन अनवीकरणीय स्रोत है, तो क्या उसमें रहेगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी। तो क्या करेंगे? उसमें सभी को लगाना है। तो शुरुआत में समझिएगा तब ना, तो शुरू से ही समझने का प्रयास कीजिए, शुरू से ही फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, तब तो को समझ में आएगा, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है इसमें देखिए ये भी एक प्रश्न है ना? कहता है कि तापीय शक्ति सहयोग क्या है ना? तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तापीय शक्ति सहयोग क्या है कि शक्ति स्टेशनों में जीवाश्म ईंधन की बड़ी मात्रा प्रतिदिन जलाई जाती है ताकि यानी गर्म कर और माप उत्पन्न की जाए, और यह माप विद्युत उत्पन्न करने के लिए टरबाइन चलाती है। और टरबाइन एक बड़े विद्युत मोटर है। टरबाइन क्या है? बहुत बड़ा मोटर, बताएंगे आपको बात है, ठीक है? इसमें कहता है मोटर है जो आता है जिसके घूर्णन यहाँ होगा, घूर्णन से विद्युत धारा कुछ होता है। जैसे जब वो घूमता है टरबाइन तो उससे क्या होता है? करंट पैदा होता है। जैसे वो घूमता है क्या होता है? करंट पैदा होता है, ठीक है? देखिए आगे बताएंगे हम, ठीक है? आगे उसमें रहेगा टरबाइन, आगे बताएंगे। कहता है क्या कि जल शक्ति संयंत्र, कहता है कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी पर ऊंचे बांध पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। आपको पता है कि बांध क्यों बनाए जाते हैं? पानी को रोकने के लिए। बांध क्यों बनाते हैं जी? पानी को रोकने। तो बांध बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, नदी के पानी को रोकने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग? बांध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और उससे करंट को भी पैदा किया जा सकता है। किससे? नदी के पानी से। कहता है कि विशाल और हौजा में पानी जमा किया जाता है और पानी तल ऊंचे उठता है। जब पानी जमा होगा तो पानी का तल क्या होगा? धीरे धीरे ऊंचा उठेगा। क्या होगा? धीरे धीरे ऊंचा उठेगा। और कहता है कि इस प्रक्रिया में बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। देखो गतिज ऊर्जा किसे बदलता है? स्थितिज ऊर्जा बदलता है। तो बांध ऊंचे तल से पानी को पाइप द्वारा बांध की तली पर विद्युत को होता है जनित टरबाइन। आगे ये कहता है टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। कहाँ तक? टरबाइन तक पहुंचाया जाता है और यह पानी टरबाइन को घुमाता है। अब ये पानी क्या करता है? टरबाइन को घुमाता है। क्या है? टरबाइन है। यहाँ क्या लगा हुआ है?
टरबाइन यानी क्या है? नदी क्या है? नदी इसका देखिए मेन जो है ना मोटर, वो देखिए यहाँ पे है ना। देखिए क्या खुद कह रहा है कि पानी टरबाइन को घुमाता है। पानी क्या करता है? टरबाइन को घुमाता है, ठीक है। और फिर क्या है, टरबाइन में एक बड़ा सा मोटर लगा रहता है। टरबाइन के अंदर में क्या लगा हुआ है? बहुत बड़ा मोटर रहता है ना, जिससे विद्युत धारा कुछ होता है उत्पन्न, और मोटर से ही क्या होता है? करंट उत्पन्न किया जाता है। विद्युत से क्या होता है? करंट उत्पन्न किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए हौज की बात कर रहा था पिछले वाले में, यहाँ देखिए हौज है, ठीक है। आप देखिए इसमें अब कहता है कि जल विद्युत के लाभ में है, पहला में लाभ वाला पूछता है प्रश्न, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आता है कि जल विद्युत क्या है, लाभ और हानि को लिखे। देखिए प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आता है एग्जाम में कि जल विद्युत क्या है, जल विद्युत क्या है, लाभ और हानि को लिखें। लाभ और हानि को लिखें। एक प्रश्न 5 नंबर पे, इस पे कितना मिलेगा? 5 नंबर। इसलिए इसे एक बार जरूर बनाएंगे, नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए पहला में क्या है? लाभ में ऊर्जा का यह स्रोत, यहाँ स्रोत होगा, सुधार लीजिएगा, ठीक है। ऊर्जा का यह स्रोत नवीकरणीय है। ये स्रोत क्या है? नवीकरणीय है, और ये बताए थे, ठीक है। और प्रदूषण मुक्त है, और इसमें क्या है? प्रदूषण मुक्त है। ये पहला हो गया लाभ में। अब कहता है इसमें कि अन्य प्रकार के शक्ति संयंत्रों की तुलना में, अन्य प्रकार के शक्ति संयंत्रों की तुलना में जल विद्युत उत्पादन की कीमत कम जाती है। जल विद्युत उत्पादन की कीमत क्या होता है? कम जाता है, ठीक है, कम होती है। क्या होती है? कम हो जाती है। और फिर क्या है? जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में भी सहायक होता है। क्या? जल विद्युत संयंत्र के लिए बनाए गए नदी में बांध, उससे क्या है कि बाढ़ का नियंत्रण भी उससे होता है। बाढ़ का नियंत्रण भी होता है, और दूसरी बात क्या है कि उससे कृषि भी की जा सकती है। क्या कह सकती है? कृषि भी की जा सकती है। तो क्या है? लाभ है कि नहीं है? लाभे लाभ है ना। तो आप लोग भी पढ़ करके लाभ उठाइए, ठीक है। अब है हानि वाला बात करता है। हानि में कहता है इसमें कि सिर्फ पहाड़ी भूभाग पर बांध बनाए जा सकते हैं। बांध कहाँ बनाए जा सकते हैं जी? पहाड़ी भूभागों पर। और सेकेंड में है कि बांध के कारण कृषि योग्य भूमि और मानव निवास के बड़े क्षेत्रों को त्यागना पड़ता है। क्या त्यागना पड़ता है? क्षेत्र को, मतलब कृषि योग्य भूमि जो रहता है, हाँ, कृषि योग्य भूमि को और मानव निवास, मतलब जहाँ मनुष्य निवास करता है, और वहाँ बड़ा बड़ा क्षेत्र को करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, मतलब कि छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यह स्थान जलमग्न हो जाता है। मतलब कि जलमग्न करने का मतलब वहाँ पानी क्या होता है? जमा हो जाता है। मतलब वहाँ पानी जमा हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जहाँ पानी जमे तो वहाँ लोग रहना तो पसंद करेगा नहीं। वो तो पूरा स्थान भर गया, तो लोग वहाँ से क्या करेगा? त्याग करके भागवन करेगा। तो ये क्या है? कहीं कहीं हानिकारक है। अगर वहाँ मानव अगर रुकता है तो वो कहीं क्या है? हानि पहुँचेगा। क्या पहुँचेगा? हानि पहुँचेगा। अब अगर फसल भी अगर उगा है तो पूरा फसल क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जगह से पानी क्या हुआ? पूरा जम गया। तो मतलब हानि है, रियल में क्या है? हानि है ना। अब है 3 में जलमग्न वनस्पति। देखो जल जमा हो गया तो वनस्पति ऑक्सीजन के बिना, वनस्पति ऑक्सीजन के बिना सड़ने से मीथेन की बड़ी मात्रा उत्पन्न करती है। मीथेन एक गैस होता है। मीथेन क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH, किसका? आप देखिए, आपको पता है कि जब कोई पदार्थ सड़ता है, गलता है, तो कौन गैस निकलता है? कौन गैस? ये गैस खराब है, यानी हानिकारक गैस है। तो कौन सी गैस है? हानिकारक। और जो पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक
ये गैस क्या है जी? किसके लिए हानिकारक है? पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये रहा हानि। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे बायोगैस संयंत्र। बायोगैस यंत्र कहता है कि यह संयंत्र ईंटों से बना एक भूगर्भ रूप क्या होता है? संरचना। देखिए इस यंत्र में क्या किया जाता है कि ईंट से बना दिया जाता है डब्बा नियन, टंकी नियन। देखें यहाँ लिखा हुआ है खुद गुंबद, मतलब एक टंकी के जैसा है ना। और कहता है कि यहाँ की गोबर और पानी का गारा मिश्रण टंकी में बनाया जाता है। देखिए माने कि बताएंगे आपको हम आगे। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है, मान लीजिए कि टंकी आगे इसमें दिया हुआ है और इसमें कोची के इसमें किया है मिश्रण, गोबर और पानी का किया है मिश्रण। गोबर और पानी को क्या किया है जी? मिला दिया। मिश्रण के मतलब उसमें मिक्स कर दिया, मतलब उसको क्या किया गया? मिला दिया गया। तो क्या क्या मिलाया गया? गोबर और पानी के मिलाने से क्या बनता है? गोबर गैस, माने कि बायोगैस। मतलब क्या? बायोगैस। कहता है कि अनोखी सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा विघटन की प्रक्रिया होती है। इसमें सूक्ष्म जीवाणुओं को दोबारा कुछ होता है विघटन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मेथेन में क्या? CH4 कार्बन डाइऑक्साइड क्या? CO2। फिर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन। मतलब कौन सी गैस है? H2। तो जैसे गैसों की उत्पत्ति होती है, आपको पता है कि बायोगैस से कौन सी गैस उत्पत्ति होती है? तो बोलेंगे मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कौन गैस है? हाइड्रोजन गैस है। कौन गैस है? ये सब बायोगैस में ये सब गैस उत्पन्न होती है। कहता है बायोगैस में 75% तक मीथेन रहता है। इस बात को लिए याद रखना है कि बायोगैस में जी बायोगैस कौन गैस है? नोट में इसको लिख लीजिए। बायोगैस में मीथेन कितना परसेंट? 75% रहता है। ठीक है, रहता है। कहता है कि जो एक उत्तम ईंधन है, देखिए आता है मीथेन एक उत्तम ईंधन। हाँ, ये आएगा कि मीथेन एक उत्तम ईंधन है। कैसा ईंधन है? एक उत्तम ईंधन है। ठीक है, अब कहता है कि बचे हुए गारे को नियमित समय अंतराल पर हटाया जाता है। हाँ, उत्तम मतलब अच्छा है। हाँ, अब है इसमें कहता है कि इसका उपयोग उत्तम खाद के रूप में होता है। यही देखिए, यही वाला बातें कर रहा था। देखिए एक टंकी ऐसा बना दिया था, ईंट से ही वाला बनता है। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न को याद रखेंगे यहाँ से बाबू। इसको एक बार घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएंगे आप लोग। ठीक है, ये वाला प्रश्न 5 नंबर के आता है। फिजिक्स में ये वाला प्रश्न 5 नंबर के आता है। कभी कभी केमिस्ट्री में रट कर देगा ये वाला प्रश्न, है ना। किसमें आएगा ये वाला प्रश्न? केमिस्ट्री। 5 नंबर के बायोगैस किसमें आता है? केमिस्ट्री में दिया है वो, लेकिन थोड़ा सा लगा पढ़ना है। केमिस्ट्री में आता है नहीं वाला, ये वाला आता है केमिस्ट्री में। मतलब यहाँ से कुछ प्रश्न आता है कि मीथेन गैस को प्रयोगशाला द्वारा कुछ करना है, कैसे उत्पन्न किया जाता है प्रयोगशाला में। यहाँ से ये प्रश्न आता है, लेकिन इसको आप लोग बना लेंगे एक बार। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, हर चित्र के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको एक बार बना लीजिएगा घर पे आराम से। अब आगे बढ़ते हैं। अब है बायोगैस के लाभ क्या है? बायोगैस के लाभ क्या है? कहता है कि बायोगैस संयंत्र सस्ता होता है। बायोगैस कैसा होता है? सबसे बड़ा लाभ यही है। कैसा होता है? सस्ता होता है। लाभ है कि नहीं?
फिर क्या है, बायोगैस चलाने में यह संयंत्र सुविधाजनक पदार्थ होता है। अब बायोगैस को चलाने के लिए क्या है, पदार्थ क्या होता है? सुविधाजनक पदार्थ होता है, मतलब कि सुविधाजनक पदार्थ होता है ना। और बायोगैस सर्वत्र आसानी से बनाया जा सकता है। बायोगैस को तैयार किया जा सकता है सबसे, आसानी से बनाया जाता है। बायोगैस को सबसे आसान तरीका से बनाया जा सकता है, इसलिए क्या है, लाभ है। ये क्या है, लाभ है। अब देखिए इसका हानि में क्या कहता है, लाभ में हानि इसका नहीं दिया है। ये देखिए क्या है, पवन ऊर्जा की बात किया जा रहा है। कौन सी ऊर्जा है जी, पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा कहता है कि पवन ऊर्जा एक उपयोगी विद्युत उत्पन्न के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो विद्युत के उत्पादन के लिए, विद्युत के उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कहता है कि पवन चक्की में एक विद्युत पंखा के, पवन चक्की देख रहे हैं, चक्किया इसे पवन चक्की है, तो पवन चक्की में एक विद्युत पंखा के समान संरचना होती है। दिख रहा है संरचना, कैसा दिख रहा है संरचना, ये पंखा की तरह है। कैसा है, पंखा की दिख रहा है ना। कहता है कि पवन ऊर्जा तक बड़ी को, पवन ऊर्जा तक बड़ी को जाती है। पवन ऊर्जा को बड़े पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा तक बड़ी, पवन ऊर्जा एक, देखो पवन ऊर्जा है ने, तो विद्युत का बहुत बड़ा एक यंत्र है, ये बहुत बड़ा एक यंत्र है। अब विद्युत यंत्र ले, विद्युत यंत्र ले टरबाइन का घुमाने के लिए होता, देखो विद्युत यंत्र ले, विद्युत यंत्र ले है यहाँ पे, विद्युत जनित्र अभी टरबाइन, विद्युत जनित्र के टरबाइन, ये हो गया। विद्युत यंत्र के टरबाइन का घुमाने के लिए होता है, और टरबाइन से एक बड़ा विद्युत मोटर लगा, ये देखिए ये टरबाइन मोटर, यही एक टरबाइन है। अभी हमको हम बता रहे थे, हाँ मोटर लाता है वो टरबाइन का। अभी हम बता रहे थे कि आपको टरबाइन आगे पढ़ना है, ठीक है। टरबाइन कहाँ रहता है, इसी के, देखिए यहाँ पे आता है, इसी के अंदर में रहता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि टरबाइन से एक बड़ा विद्युत मोटर लगा रहता है, जिससे क्या होता है, विद्युत धारा को उत्पन्न होती है। और टरबाइन जो है ना मोटर, और उससे क्या होता है, विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है, मतलब ठीक है। अब है इसमें, अब है पवन ऊर्जा के लाभ क्या, लाभ में कहता है कि पवन ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूलन और दक्ष स्रोत है। देखो पवन ऊर्जा क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा। इस बात को ऑब्जेक्टिव में आता है, इसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में सब आता है ना, कि पवन ऊर्जा कौन सा स्रोत है, कौन सा ऊर्जा है, तो क्या बोलना है, नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए यहाँ पे बाबू नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, कि नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा, एक नवीकरणीय, एक नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। कहता है विद्युत उत्पादन के लिए अपवर्तक व्यय आवश्यक नहीं होता। देखिए कहता है कि विद्युत को उत्पादन के लिए अपवर्तक, अपवर्तक क्या लिखा हुआ है, अपवर्तक, अपवर्तक व्यय, अपवर्तक व्यय मतलब समझ में आ रहा है, देखिए इसमें है ना कि विद्युत को उत्पादन के लिए ज्यादा तरीका से कहे तो पदार्थ की आवश्यकता भी नहीं है। उसमें क्या है, इसमें विद्युत उत्पादन के लिए अधिक मतलब खर्च नहीं होता है, अपवर्तक व्यय अभी खर्च नहीं, इसका नाम मतलब हाँ वही है कि ज्यादा इसमें कोई खर्च नहीं, कोई पदार्थ ज्यादा इसमें खर्च नहीं है।
इसमें तो ये लाभ है। अब क्या है? पवन ऊर्जा की सीमाएं, सीमाएं वाला को कहता है कि पवन ऊर्जा हार्मोनी संस्थान पर स्थापित किया जा सकता है जहां वर्ष के अधिक भाग तक पवन चलता है। जहां पे वर्ष के अधिक भाग तक, वर्ष के अधिक भाग तक क्या चलता है? पवन। पवन समझ में आता है? पवन के मतलब होता है, देखो हवा को बहुत नाम से लिया जाता है। हवा, फिर क्या होता है? वायु, फिर क्या होता है? पवन, है ना? ये सब क्या हो गया? हवा, वायु और पवन वही होता है। ठीक है। टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए पवन चाल 15 किलोमीटर पर घंटा से अधिक होना चाहिए। देखिए टरबाइन के, देखिए कहता है कि टरबाइन की आवश्यकता को चाल को बनाए रखने के लिए उसकी चाल कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा से अधिक। यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव में, कैसे आता है ऑब्जेक्टिव पता है? टरबाइन की चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल देखिए इसको लिखेंगे नोट में कि टरबाइन 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 की चाल बनाए रखने के लिए, टरबाइन की चाल बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 चाल किलोमीटर बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी। पवन की चाल कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या है? अधिक है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, चलो हो गया ये पॉइंट। अब कहता है पवन ऊर्जा फॉर्म की स्थापना के लिए भूमि का बड़ा क्षेत्र आवश्यकता होती है। देखिए पवन ऊर्जा के लिए भूमि क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा एरिया, भूमि का बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए। किसके लिए? पवन ऊर्जा के 1 मेगावाट उत्पन्न करने के 2 हेक्टेयर भूमि रहती है। देखिए इसमें नोट में एक बात और है, आता है क्या है? 1 मेगावाट, 1 मेगावाट शॉर्ट में MW, पता है ना? यस कैपिटल सर, W 1 मेगावाट, 1 मेगावाट जनित्र के लिए, 1 मेगावाट जनित्र के लिए जनित 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता नोट पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यही आपकी नोट पॉइंट ऑब्जेक्टिव को मजबूत करेगा। ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव में यही से तो प्रश्न आता है। आया जी ना? आया आए, चलो करो जी। आ गया, हो गया। आगे बढ़ा जाए। अच्छा अच्छा ठीक इसको थोड़ा सा हो गया, पूरा भर गया। चलिए आगे बढ़ रहे, ठीक है। फोर में कहता है कि फॉर्म संस्थापन की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होता है। देखो इसकी लागत क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब आइए
अब कहता है सौर कुकर, क्या बात कर रहा है? सौर कुकर में कहता है, आता है सौर कुकर। यस, आता है। बीबी आई प्रश्न है, ध्यान देना है। सौर कुकर धातु का बना, दोहरी ही दीवार वाला है, आयताकार बॉक्स है। कैसा बॉक्स है? आयताकार एक बॉक्स है। जो किससे बना होता है? धातु से। जो नहीं देखे हैं वो एक बार देख सकते। किस धातु का बना होता है? किस धातु का वो आगे होगा, देखिए। जैसे कि देखिए ये वाला बात कर रहा, ठीक है, यही वाला। तो इसमें कहता है कि धातु का बना दोहरी दीवार वाला एक आयताकार बॉक्स है। कैसा बॉक्स है वो? आयताकार, जिसमें एक समतल दर्पण अब एक विशेष कोण पर लगा होता है। देखो इसमें क्या होता है, एक समतल दर्पण जो एक विशेष कोणों पर कुछ होता है, लगा रहता है, ताकि वहां सूर्य का प्रकाश को बॉक्स के भीतर पर परावर्तित कर सके। और उष्मारोधी पदार्थ दीवारों के बीच भरी होती है। और उष्मारोधी पदार्थ क्या होता है? दीवारों के बीच में भरी होती है। और बॉक्स की भीतरी दीवारें काले रंग से रंगी होती है। और बॉक्सवा के भीतरी दीवार जो होता है वो किस तरह से लगा होता है? तो ब्लैक से। कैसा? तो ब्लैक से। कहता है कि सूर्य के प्रकाश में रखने पर 2-3 घंटों में कुकर के अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है? 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिससे भोजन आसानी से पक जाता है। ये देखिए यही है। ये क्या है? ये क्या है? आयताकार जो धातु का बना होता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। सौर कुकर के क्या है? लाभ है। सौर कुकर सस्ता होता है, इसलिए तो लाभ है, फायदा है। सस्ता है तो फायदा है। अनेक बर्तनों में विभिन्न खास पदार्थ को कुकर के भीतर रखकर पकाया जा सकता है। सस्ता है। एक कुकर ईंधन की खपत कम होता है, कम है तो सस्ता है, लाभ है। अब एक धुआं उत्पन्न नहीं करता है, लाभ है। ये धुआं उत्पन्न नहीं करता तो अच्छा की बात है, तो लाभ है कि नहीं है? चलिए सौर कुकर के लाभ को उठाइए, लाभ। ठीक है, इससे हानि भी है, दिन हाँ उपयोग नहीं कर सकते। देखिए इसमें इसका देखिए हानि क्या, रात में नहीं, क्यों? रात में सूर्य प्रकाश नहीं होता, रात में इसका उपयोग क्या? सौर कुकर का उपयोग सिर्फ दिन के समय में ही किया जा सकता है। सौर कुकर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं, रात में क्यों नहीं? क्योंकि रात में सूर्य की प्रकाश नहीं होता, इसलिए। जहाँ का जलवायु गर्म होता है वहाँ कर सकते। देखिए ये होता है सोलर। देखिए सोलर सौर से बताएंगे, इसमें आगे है, इसमें पढ़ना। कुछ बच्चों को कहना है कि सर इससे तो मोबाइल चार्ज होता है ना, मोबाइल चार्ज क्या होता है? मोबाइल। तो मतलब कि सूर्य के प्रकाश जब रहेगा तो चार्ज उठाएगा मोबाइल। हमारे की बादल है, मान लो कि बरसात के मौसम, चार्ज नहीं उठाएगा मोबाइल, उसमें तो करंट तो आएगा ही ना। तो कुछ बच्चे का सवाल है, अरे दिन की हम बात कर रहे हैं, रात में नहीं, तो इतना दिमाग लगा लीजिए। सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में इनका उपयोग प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है। कहाँ पे? जहाँ जलवायु कैसा है? जलवायु कैसा है? आपको पता है? जैसे मैं राजस्थान, आपको पता है क्या? राजस्थान का जलवायु देखिए आपको पता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? जलवायु कैसी है? जलवायु गर्म है। क्या आपको पता है कि राजस्थान, आपको पता है कि भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। भारत की
हाँ तेरे वो कैसी है? क्या बोलेंगे? मानसूनी। मानसूनी। मानसून। मानसून। कहता है कि जाड़े और बादल वाले दिनों में भोजन पकाने में लंबा समय लेता है, क्योंकि उसमें धूप क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए क्या है? मतलब भोजन को पकने में टाइम लगता है, थोड़ा समय लग जाता है। भोजन को तलने में, भोजन तलने तलने या रोटी पकाने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। रोटी पकाने के इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए सौर सेल। देखिए आ गया ना? कौन सा सेल है? ये है सौर सेल। कौन सा सेल है? इसको बोलते हैं सोलर सेल। क्या है? यहाँ ध्यान देना है। क्या है जी? सोलर सेल। देखिए इसमें क्या कहता है, ए बचवा ध्यान देना है। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में वृद्धि करता है, बदल देता है। यहाँ तक होना बहुत जरूरी है। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे किससे बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और सौर सेल में लगे सेल एक प्रकार की परिवर्तित अर्धचालक के बने होते हैं। अब एक परसपी सौर सेल 0.5 से 1 वाट की वोल्टता उत्पन्न करता है। वोल्ट। हाँ देखो ये जो है इसे सौर ऊर्जा से एक बार में कितना मतलब उत्पन्न करता है? कितना वोल्ट? 0.5 से कितना? 1 है वोल्ट। और 0.7 वाट विद्युत धारा उत्पन्न करता है। वाट वाला में वाट में कितना? 0.7 वाट W। बड़ी संख्या में सौर सेलों को एक व्यवस्था में संयोजित किया जाता है। देखो बड़ी संख्या में सौर सेल को एक व्यवस्था में संयोजित किया जाता है। देखो है संयोजित मतलब समझ में रहे हैं? संयोजित मतलब कुछ एक साथ। पता है कि इस व्यवस्था को सौर सेल पैनल कहते हैं। देखो इस व्यवस्था में लोग क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल कहते हैं। इससे करंट उत्पन्न किया जाता है। धातु होता है सिलिकॉन। ये आपको इसके ऊपर हाँ कहता है इसमें इस व्यवस्था सौर सेल पैनल व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पन्न कर सकता है। देखो मेन इसका क्या है मकसद? इससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इससे क्या किया था? विद्युत उत्पन्न। देखिए देखेंगे आप लोग सोलर में तो उसके ऊपर एक चमकता है भाग होता है, चमकता है वो भाग है ना? क्या होता है वो पता है उसको नाम क्या है? वो रहता है सिल्वर ना? सिलिकॉन। सिलिकॉन। क्या रहता है? सिलिकॉन। वो क्या रहता है? सिलिकॉन रहता है। ठीक है। ये आता है कैसे आता है पता है? देखिए कैसे आता है? सौर सेल में लगा धातु सौर सेल में कौन सा धातु का सौर सेल में किस धातु का उपयोग? सौर सेल में किस धातु का उपयोग होता है? सिलिकॉन। किस धातु का उपयोग होता है? तो क्या होता है? क्या बोलेंगे? सिलिकॉन। हो गया ये वाला? लिख लीजिए ये वाला जबकि लाइक प्रश्न है वाला। ठीक है चलिए याद रखना है कि सौर सेल में की धातु का उपयोग करते हैं क्या बोलेंगे? बन गया। दोनों हो गया का? कुछ दिया गया था हाँ। और सौर सेल में की धातु का उपयोग होता है? सिलिकॉन। चलिए ठीक है आगे बढ़ना चाहिए। सौर सेल के लाभ को एक बार जान लेता है। इसका लाभ क्या है? लाभ में है कि सौर सेलों
कोई चले हिस्से चलने से नहीं होता, इसका कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसका कोई मूविंग पार्ट। मूविंग पार्ट। हाँ, यहाँ लिखा है चले हिस्सा ना होता। और काम रखाव की जरूरत होती है। देखो किसी भी चीज को पता है, अगर जिस वस्तु का अगर काम होता है रख रखाव, वो वस्तु बहुत दिन तक टिकता है। अब बार बार किसी चीज को कभी यहाँ रखिएगा, कभी वहां रखिएगा, कभी वहां दिएगा, इससे क्या होता है कि वस्तु को बिगाड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। बार बार उठाव पटाव करने से वो वस्तु क्या होता है, बिगड़ जाता है ना। इसलिए याद रखना, कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में सौर सेल का उपयोग होता है। देखिए सौर सेल का उपयोग कहाँ होता है, कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष में ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में होता है। और यातायात, सिग्नलों और कैलकुलेटर और अनेक खिलौने में सौर सेल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सौर सेल लगे होते हैं। ये सौर सेल हाँ हाँ। अब इसमें क्या, अब क्या इसमें हानि वाला, हानि में एक निर्माण की प्रक्रिया बहुत खर्चीली है। देखो इसका हानि में क्या है, इसको निर्माण करने में खर्च बहुत ज्यादा है, खर्च बहुत ज्यादा है। और उच्च कीमत के कारण सौर सेलों का घरेलू उपयोग सीमित है। घरेलू उपयोग क्या है, लेकिन उच्च कीमत के कारण, उच्च कीमत के कारण सौर सेल घरेलू उपयोग में क्या है, वो सीमित है। और है अब सागर से कहता है, सागर से कई प्रकार से ऊर्जा प्राप्त, देखो सागर से कई प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होता है। किससे, सागर कहता है, सागर में तो समुद्र की बात कर रहा है, ठीक है। पहला में क्या है, ज्वारीय ऊर्जा। कहता है कि घूमती पृथ्वी पर मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागर में पानी का तल उठता और गिरता है। सागर में पानी का तल क्या होता है, उठता है और गिरता है। कहता है कि इस घटना को उच्च ज्वार और निम्न ज्वार कहते हैं। और वही जो पानिया क्या होता है सागर में, समुद्र में गिरता है और उठता है, उसी को लोग क्या बोलते हैं, उच्च ज्वार या तो निम्न ज्वार कहते हैं। और सागर तल में यह अंतर हमें ज्वारीय ऊर्जा देता है। और सागर तल में ये जो अंतर देता है वो कौन देता है, ज्वारीय ऊर्जा। इसके लिए बांध बनाकर उच्च ज्वार के दौरान सागर में पानी का तल चढ़ता है। सागर में पानी का तल चढ़ता है। जब पानी तल गिरना शुरू करता है, जब पानी तल गिरना शुरू करता है तो बांध के द्वारा बांध के द्वार हाँ, बांध के द्वारा देखिए ना, वही बात है, वाला वही बात है। मतलब बांध के द्वारा उसे बांध किया, बांध का गेट बंद कर दिया जाता है। द्वार बांध कर, बांध के द्वारा नहीं, बांध का द्वार। यहाँ क्या है, द्वार या बांध के गेट, द्वार। मतलब कि बांध जो है ना, मेन जो गेट है ना, उसको क्या किया गया, बांध किया गया। कहता है कि उसके बाद बांध के गेट को देखो, आइए क्या आगे वाला बात। और उसके बाद बांध के गेट को खोल टरबाइन घुमाया, और फिर खोल के कुछ घुमाया जा रहा है, टरबाइन, वही जो पंखा यहाँ रहता है ना। और टरबाइन से जुड़े मोटर में बदल जाता है। और टरबाइन से जुड़े किस में बदल जाता है, मोटर में बदल जाता है। हाँ वही वाला है। अब इसमें क्या है, तरंग ऊर्जा। सागर तट के निकट विशाल तरंग द्वारा अधिकृत गति ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। देखो यहाँ से वाला आता है कि गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के लिए, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो वहां दे रहेगा तरंग ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस तरीका से रहेगा। तो क्या होगा इसका आंसर में,
तरंग ऊर्जा। कहता है क्या कि सागर के आड़े बहुते बातें पवनों द्वारा तरंगे उत्पन्न की जाती है। अजीत तरंग से टरबाइन घुमाकर विद्युत के जिस तरंग से टरबाइन घुमाकर विद्युत धारा को उत्पन्न की जाती है ना। और इसमें नहीं, मतलब कि जिस तरह से कुछ होता है टरबाइन घुमा कुछ किया जाता है विद्युत धारा को मतलब करंट को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसमें ही बता। अब इसमें क्या कहता है महासागर तापीय ऊर्जा। इसमें कहता है कि महासागर तापीय ऊर्जा संयंत्र उपयोग महासागरों में उस जगह होता है जहां सतह पर पानी और 2 किलोमीटर की गहराई तक पानी के बीच ताप का अंतर कितना हो 20 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो। और गर्म सतह पानी का उपयोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव को उबालने के लिए किया जाता है। उबालने के लिए किया जाता है किया जाता है ना। कहता है कि द्रव के वाष्प में आता है गर्म करने पर है ना। द्रव के वाष्प का उपयोग जनित्र के टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है। और महासागर की गहराई से ठंडे पानी को ऊपर की ओर पंप किया जाता है। मतलब पंप क्या किया जाता है और ऊपर की ओर जाता है। और कहता है कि वाष्प को फिर से द्रव में कुछ होता है संघनित किया। संघनित समझ में आता है मतलब कोल्डनेस कर दिया था, कोल्ड ठंडा। संघनित के मतलब उसको फिर कुछ किया गया ठंडा कर दिया जाता। उसको तो वाष्प किया गया था और फिर उसको क्या किया गया ठंडा किया गया। देखो है ना। और वाष्प को फिर क्या किया गया द्रव में संघनित मतलब को ठंडा उसे किया गया। ठीक है। अब इसमें आगे कहता है भूउष्मीय ऊर्जा। क्या कहता है भूउष्मीय ऊर्जा। इसमें है इस सब प्रश्न आता है ऊर्जा वाला में याद रखना। पूछेंगे हम क्या क्या ऊर्जा पढ़ाए हैं। कहता है कि भूवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण पृथ्वी के भूपटपटी ना भूपटपटी के गहरे गर्म क्षेत्रों के बने पिघले चट्टान ऊपर की ओर धकेले जाते हैं और निचली क्षेत्रों में फंस जाता है जिन्हें गर्म स्पॉट के संपर्क में आ जाता है तो भाप उत्पन्न होता है। अब जैसे ही आता है गर्म स्पॉट के संपर्क में तो क्या होता है उससे भाप उत्पन्न होता है। भाप समझ में आता है वाष्प क्या होता है वाष्प। कहता है कि चट्टानों में फंसी भाप पाइप से होकर टरबाइन तक भेजी जाती है और चट्टान में क्या फंस गया भाप। तो भाप को पाइप से होकर टरबाइन तक भेजी जाती है जिससे विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता है। और उसका उपयोग कहाँ होता है विद्युत को उत्पादन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें है ये देखिए नाभिकीय। ये प्रश्न बहुत जबरदस्त है। नाभिकीय ऊर्जा पूछा है। नाभिकीय विखंडन भी आता है। नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन आता है वाला प्रश्न। नाभिकीय विखंडन है नाभिकीय ऊर्जा बाबू ये वाला प्रश्न आता है। ठीक है। तो क्या बोलना है कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं क्या बोलेंगे नाभिकीय ऊर्जा को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। हाँ क्या है नाभिकीय विखंडन द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का उत्पन्न होता है। हाँ वही है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं नाभिकीय विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये प्रक्रिया विधि है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने। हाँ वही प्रक्रिया जिसको विधि वही वाला बात है। विधि चाहे तो प्रक्रिया। नाभिकीय विखंडन में
यूरेनियम, नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम जैसे एक भारी परमाणु कम ऊर्जा न्यूट्रॉनों द्वारा बम वर्षित होते हैं तो वे हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जिसके ऊर्जा की विशाल मात्रा में क्या होता है, निमुक्त होती है, निमुक्त होती है। क्या होती है, निमुक्त। और निमुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप उत्पन्न करने और विद्युत को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाप। अब इसमें यहाँ पे फॉर्मूला भी है नाभिकीय विखंडन। कुछ है फॉर्मूला क्या है? अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया है E = डेल्टा M × C। देखिए आगे जी, ये किसमें आ देखिए खतरा या हानि दिया है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन की खतरा और हानि क्या होता है? खतरा मतलब नाभिकीय विखंडन हमारे लिए डेंजर है। खतरा और हानि में समझ में आ रहा है ना? और हानि देखिए नाभिकीय शक्ति में खर्च किए ईंधन का भंडारण और निपटान सबसे बड़ा खतरा, उसको निपटना और ईंधन का जो भंडारण है बहुत बड़ा क्या है, खतरा। और हानि में है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र की उच्च कीमत, उसका कीमत क्या है, हाई है, तो हानि। और पर्यावरण क्या होता है, इससे प्रदूषण होता है। क्या होता है, तो क्या है, हानि है कि नहीं है, हानि है। और यूरेनियम की सीमित उपलब्धता नाभिकीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग निषेधन बनता है, निषेधन बनता वही है। और इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए इसमें हम कौन कौन सी ऊर्जा पढ़ लिए हैं। देखिए इसे एक बार फर्स्ट में क्या था, ईंधन ऊर्जा, ईंधन ऊर्जा, बायोगैस, तापीय, फिर जल, क्या है, तापीय क्या है, संयंत्र, क्या था, तापीय शक्ति संयंत्र, तापीय शक्ति पढ़ाए थे, फिर संयंत्र, फिर जल तापीय शक्ति, संयंत्र, जल शक्ति, फिर क्या है, फिर क्या था, जल शक्ति संयंत्र, जल शक्ति, फिर जल शक्ति संयंत्र क्या है, इस पर प्रश्न आता है। बायोगैस, ठीक था, बायोगैस, 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 बायोगैस संयंत्र क्या है, फिर हम पढ़ाए थे पवन ऊर्जा, क्या पढ़ाए थे, पवन ऊर्जा, हाँ वही है, फिर पढ़ाए थे सौर ऊर्जा, था ज्वारीय, ज्वारीय फिर था तापीय ऊर्जा, नीचे वाला नहीं दिख रहा, नाभिकीय नाभिकीय नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ऊपर की जो नाभिकीय ऊर्जा, भूस्मीय ऊर्जा, क्या था, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, क्या था, भूस्मीय ऊर्जा,
भू ऊष्मीय भूषणीय ऊर्जा। देखिए अभी इसका तरफ रहा है ना यहाँ से 2 नंबर में आता है प्रश्न कि बायोगैस संयंत्र क्या है, ये आप क्या समझते हैं। जल शक्ति संयंत्र क्या है, ये आप क्या समझते हैं। सौर ऊर्जा क्या है, आप क्या समझते हैं। 2 नंबर क्या होता है। ज्वारीय ऊर्जा क्या है, आप क्या समझते हैं। तापीय ऊर्जा क्या है, आप सब क्या समझते हैं। इसे आप लोग सभी को एक बार घर पे जरूर बनाइएगा सब्जेक्टिव वाला, ठीक है घर, ठीक है। बाकी फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बाकी अपना आज के